नमस्ते दोस्तों। समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर पूनम सिंह की लिखी हुई कहानी उससे पूछो सोमनाथ। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। व्हील चेयर पर बैठकर घर की बागडोर को तुम नहीं संभाल सकते सोमनाथ। बस चुपचाप बैठकर अपने आसपास की दौड़ती भागती हाँफती जिंदगी को देखते रहो और अपने अपंग जीवन पर तरस खाते रहो। बार बार घड़ी की ओर छिपी नज़रों से क्यों देखते हो तुम? यही सोच रहे हो ना कि मोहिनी आजकल इतनी देर रात के क्यों लौटती है? ऑफिस तो 5 बजे शाम तक ही होता है और वो किसी दिन भी 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचती। कहाँ रह जाती है वो? अरे, तुम भी कमाल के जड़ बुद्धिजीव हो। आखिर वो अपने पैरों पर खड़ी है, तुम्हारे संरक्षण में नहीं जीती, बल्कि तुम्हारे साथ साथ पूरे परिवार की संरक्षिका है वो। तुम्हारी तर्जनी नहीं दिखा सकती उसे जिंदगी की दिशा। जिंदगी को उसके सभी रंगों और स्वादों में जानना चाहती है तुम्हारी बेटी। उसे रोक नहीं सकते तुम। क्या कहा? वो मुंह के बल गिरेगी? अब गिरेगी भी तो उठाने के लिए तुम नहीं हो सोमनाथ। तुम जानते हो अपनी क्षमता। बैसाखियों पर टंगे अपने वजूद को लेकर क्या उठा सकोगे किसी कुएं खड्डे से अपनी बेटी को? नहीं ना। फिर व्यर्थ आशंका लिए क्यों मर रहे हो हर क्षण? जिंदगी जिस राह भी चल रही है चलने दो उसे। उससे मुठभेड़ करोगे तो परास्त होोगे। अपनी लाचारी अपनी बेबसी को और भी संजीदगी से महसूसोगे और अधिक प्रताड़ित होोगे, हर पल मरोगे। इतनी गहरी सांस मत खींचो सोमनाथ। सांस के साथ कहीं तुम्हारा कलेजा ही बाहर ना आ जाए। इतने कमज़ोर क्यों हो तुम? तुमसे बहुत अधिक मजबूत और समय के अनुरूप है तुम्हारी बीवी। उसे देखकर भी तो कभी अपने को समेटने का यत्न किया करो। जब देखो पुर्जे पुर्जे बिखरे मिलते हैं तुम्हारे। उस दिन भी इसी तरह टुकड़ों में बिखर गए थे तुम, एक हादसे की खबर सुनते मात्र। तुम जानते हो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें कमज़ोर जानकर हर समय एक झटका देकर तुम्हें गिराने की ताक में रहता है। तुम्हें दहशत में छटपटाते देखकर उसे खुशी होती है और तुम हो कि हर ऐसे समय अपने को इतने दीनहीन और कुंठित कर लेते हो कि सामने वाला तुम्हें दया की भीख तक देने में हिचकिचाने लगता है। याद है ना, ऐसी ही बुझी शाम में उस दिन वो धड़धड़ाता हुआ तुम्हारे कमरे में आया था और बंदूक की गोली दागने जैसा सुना गया था वो खबर। अरे सोमनाथ भाई, बहुत बुरी खबर है। मोहिनी बिटिया घर आई है या नहीं? तुम एक बार की चीख उठे थे। कहाँ है मेरी मोना? क्या हुआ उसे? पत्नी भागती हुई आ गई थी तुम्हारे पास। पड़ोसी पहले से अधिक इमोशनल हो गया था। वो उसकी ओर मुखातिब होकर कहने लगा था, क्या बताऊं भाभी जी, अभी अभी मेन मार्केट में रेमंड्स शोरूम के ठीक सामने खड़ी एक कार में शक्तिशाली बम विस्फोट से पूरी दुकान और उसके आसपास की कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। मैं उसी वक्त कंपनी बाग से लौट रहा था। लोगों की भागती भीड़ को देखकर अपनी मोटरसाइकिल उल्टी मोड़ दी। लेकिन क्या कहूँ, कैसे कहूँ? हो सकता है मेरा भ्रम हो, लेकिन एक स्लेटी रंग की मारुति बहुत तेजी से मेरे बगल से गुजरी, जिसमें कुछ हाथापाई करते चेहरे नजर आए मुझे। फिर घुटी घुटी सी एक चीख भी सुनी मैंने, अंकल बचाओ अंकल। पतली सी एक कलाई खिड़की के बाहर लहराई थी एक क्षण हवा में। तब तक गाड़ी सर से मेरी आंखों के आगे से ओझल हो गई। वो आवाज़ बहुत परिचित सी थी, जैसे मोना की हो। तुम व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही लुढ़क गए थे और तुम्हारी पत्नी फ़ोन पर कोई नंबर डायल करने लगी थी। बाद में बेटी ने तुम्हें लताड़ा था, यू आर सिली पापा। क्या हादसों के भय से हम घर से निकलना छोड़ दें, काम करना छोड़ दें, जीवन जीना छोड़ दें? नरेन अंकल ने आपसे जो कुछ कहा उसमें सत्यता बस इतनी सी है कि उस सिलेटी कार में मैं थी अवश्य, पर ना तो उसके भीतर कोई हाथापाई हो रही थी और ना ही मैंने चीख कर अंकल से अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी। ऑफिस से लौटते वक्त मिस्टर माथुर ने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, क्योंकि किसी से मिलने उन्हें इसी सेक्टर में आना था। उन्हें बाजार में थोड़ी खरीदारी करनी थी और ये महज एक दुर्योग था कि उस हादसे के समय हम भी वहाँ मौजूद थे और जैसे कि सब लोग अपनी जान की फिक्र में भाग रहे थे, हमारी गाड़ी भी तेज़ी से भाग रही थी। मोहिनी की बातें सुनकर तुम्हारे भीतर फिर एक नई आशंका ने जन्म लिया था। क्यों मिस्टर माथुर अक्सर तुम्हारी बेटी को गाड़ी में घर तक छोड़ जाते हैं? तुम पूछना चाहते थे उससे, पर साहस नहीं जुटा पाए थे अपने भीतर।
आखिर बच्चे तो तुम हो नहीं सोमनाथ। खोद खोद कर क्यों जानना चाहते हो सब कुछ, जबकि जानने जैसी सारी चीज़ों को बहुत दूर तक तुम अपने भीतर जान चुके हो। तुम्हारी पत्नी तो कभी नहीं जानना चाहती मोहिनी से कि मिस्टर माथुर और उसके बीच इस आत्मीयता का कारण क्या है। एक बॉस और असिस्टेंट के दायित्व बोध की निकटता, अथवा एक साधारण स्त्री पुरुष की लैंगिक भिन्नता का जबरदस्त रुझान। सच तो यह है सोमनाथ कि तुम्हारे भीतर अतीत की एक प्रेत छाया हर समय मंडराती रहती है, जिसने तुम्हारे आज को अपने जबरदस्त पंजों में दबोच रखा है। उसके मजबूत गुंजलक से तुम चाह कर भी नहीं छूट पाते, है ना यही बात? पिछले महीने मोहिनी के बिजनेस टूर पर जाने की बात सुनकर कितने उद्वेलित हो उठे थे तुम, जबकि ऐसे ऑफिशियल टूर पर ना जाने कितनी बार जा चुके हो तुम। उस दिन बार बार तुम पत्नी को प्रेरित कर रहे थे कि वो किसी तरह मोना को उतनी दूर कलकत्ता जाने से रोक दे। कलकत्ता के किसी होटल में वो मिस्टर माथुर के साथ टिकेगी, क्या पता कहीं एक कमरे में ही। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तुम बेचैनी से पहलू बदलने लगे थे, लेकिन मोना गई थी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध, तुम्हें नज़रअंदाज करती हुई। रात भर सो नहीं सके थे तुम। महानगर के उस आलीशान होटल का एक भव्य कमरा अपनी संपूर्ण विलासिता के साथ तुम्हारी आंखों में चित्रित हो उठा था। बड़े बड़े नक्काशीदार दरवाजे, खिड़कियों पर बैंगनी रंग के बेलबूटे कढ़े साटन के लहराते पर्दे, कोने में रखा वीडियोकॉन कलर टीवी, 4 इंच नीचे तक धंस जाने वाला गुदगुद करता सोफा सेट, मुगल कालीन डिज़ाइन का खूबसूरत आदमकद ड्रेसिंग टेबल, दूधिया चादर में चांदनी के सरोवर सा दिखता डनलप का गद्देदार डबल सीटेड पलंग, जिसके एक और साइड टेबल पर सलीके से रखा हुआ फ़ोन और दूसरी तरफ मुरादाबादी पीतल स्टैंड में ताज़ा रजनीगंधा के फूलों से सजा फ्लावर पॉट। तुम्हारी नज़रें एक एक चीज़ों से गुजरती हुई बीच पलंग पर ऐसे चिपक गई थीं जैसे फेविकोल का ज़बरदस्त जोड़ हो। एक अधखिला गुलाब टहनियों से तोड़कर रखा हुआ था बीचों बीच पलंग पर, और एक उन्मत्त भौरा बड़ी आवारगी से क्रूरता की हद को पार करता एक एक कर उसकी सारी पंखुड़ियों को बेध रहा था, बूंद बूंद रस पीते हुए। सलवटों से भरी सफ़ेद चादर पर मसली हुई क्षत विक्षत पंखुड़ियाँ चारों ओर बिखर गई थीं और भौरे का गुनगुन शांत हो गया था। पर उस रात उस क्षत विक्षत गुलाब के सारे कांटे तुम्हारे बिस्तर में क्यों चुभने लगे थे सोमनाथ? क्यों निःशब्द चीत्कार करने लगे थे तुम? नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था कभी किसी बाग से अधखिला गुलाब। अपनी महत्वाकांक्षा की पिपासा लिए वो स्वेच्छा से बनी थी मेरी हम बिस्तर। लेकिन मेरी मोना, क्या वो भी? अचानक कैसे फूट कर तुम रो पड़े थे उस रात? ये तुम्हें क्या होता जा रहा है सोमनाथ? ऐसे अव्यवस्थित क्यों हो रहे हो तुम? अपने को संभालो। ये टिक टिक करती घड़ी अगर तुम्हें परेशान कर रही है तो कल से तुम मत देना चाबी इसमें, ये बंद रहेगी और तुम चैन से रहोगे। खट 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 खट। अभी भी तुम्हारी चेतना उधर ही लगी है सीढ़ियों पर। वो आ रही है। उसकी हाई हील सैंडल की ये मौजी आवाज़ हमेशा तुम्हें एक दहशत से भर देती है। ऐसी नुकीली एड़ी पर जिस्म का सारा बोझ उठाए इतनी बेतकल्लुफ़ी से कैसे चलती है वो? दौड़ती बस के पीछे सड़क पार करती ना जाने कितनी बार वो तुम्हारे ख्यालों में अपने हाथ पैर तोड़ चुकी है, और कभी कभार तो किसी अस्पताल के स्ट्रेचर पर तुमने सफ़ेद कपड़ों में ढके उसके निर्जीव शरीर तक को देख लिया है। ऐसी नकारात्मक सोच क्यों है तुम्हारी सोमनाथ? तुमने उसे मना भी किया था एक दिन, मोना बेटे तुम इतनी पॉइंटेड हील की सैंडल मत पहना करो, मुझे डर लगता है कभी कहीं। इस बीच में तुम्हारी बात काट कर बोल पड़ी थी, ओह पापा, वाई आर यू ऑलवेज एप्रीहेंसिव? मरना तो कोई एक दिन किसी एक क्षण है, पर इसके लिए हर क्षण इतनी सतर्कता क्यों? ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। इतना सलीका सीख कर क्या करना है ज़िंदगी में? एक दिन तो इसे यूं ही अलविदा कहकर चल देना है चुपचाप। और वो कितने आराम से हंसती और बाय पापा कहती हुई चली गई थी ऑफिस। तुम कितनी देर तक उसकी बातों को लेकर उद्विग्न रहे थे, जिंदगी के प्रति ऐसी अनासक्ति, ऐसी गहरी उदासीनता। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो सोमनाथ, मोना कभी नैना नहीं हो सकती। जिसके सभी सपनों को
तुमने पितृ ऋण कहकर मांग लिया था और सामाजिक आदर्शों के हवन कुंड में उसके सारे सपनों की आहुति दे दी थी। एक उफ तक नहीं की थी उसने। तुम्हें लगा था जीवन की गति बहुत सहज है और ये कि हर लड़की बहुत जल्द अपने वर्तमान को स्वीकार कर लेती है और अतीत को जीवन के किसी निर्जन कोने में दफन करके निश्चिंत हो जाती है। पर तुम्हारा ये भ्रम उस दिन टूटा जब 1 वर्ष बाद ही बिना कुछ कहे अपनी एकांत पीड़ा को चुपचाप कलेजे से लगाए नैना इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस दिन तुमने जाना कि मौन प्रतिकार की सबसे सशक्त भाषा है। आज तक उस भाषा के विरोध में एक शब्द भी नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। तुम पहले गूंगे हुए, फिर पंगु भी। अब यही जड़ता तुम्हारी नियति है सोमनाथ, इसे स्वीकारना ही होगा तुम्हें। तुम जिस दिन पैरालाइज्ड होकर गिरे थे बिस्तर पर, उसके 1 महीने बाद ही मोना ने नौकरी ज्वाइन की थी, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध। तुम कभी नहीं चाहते थे वो तुम्हारे घर की छत का पाया बन जाए और एक नैतिक दायित्व के बोझ तले अपने को कुर्बान कर दे। नैना ने भी अपनी कुर्बानी दी थी तुम्हारी सामाजिक मर्यादा के लिए। उसकी मौन दहशत ने तुम्हें जीवन भर के लिए अपने ही इजलास के अंधेरे कटघरे में खड़ा कर दिया। अब ये दूसरी संतान किस तरह आहत करना चाहती है तुम्हें। तुमने पत्नी से कहा था ये सब, पर याद है ना उसने कैसी ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आर्थिक आधार किसी भी स्त्री के लिए जीवन जीने की एक बुनियादी शर्त बन गई है आज। मेरा ख्याल है मोना ने सही निर्णय लिया है। ऊंची ऊंची डिग्रियां बटोर कर क्या वो उसकी प्रदर्शनी लगाएगी इस घर में। मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके वो पहले से ही नौकरी के लिए मन बना चुकी थी। घर गृहस्थी बसाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। उसे मैं किसी भी तरह शादी के लिए नहीं मना पा रही हूँ। ऐसे में वो क्या करे। क्या तुम्हारी अपाहिज ज़िंदगी के थके हारे एहसास में एक और थकान बनकर शामिल हो जाए? क्या यही चाहते हो तुम? तुम्हें शायद नहीं मालूम ये लड़की ज़िंदगी को ठेंगे पर लेकर चल रही है। वो अपने आप में जीवन के निषेध के प्रति एक ऐलान है। उसे किसी भी तरह नहीं रोक सकते तुम। खट 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 खट, मोहिनी के सैंडल की ही आवाज़ है ये। वो आ रही है। हाँ, वो सचमुच आ गई है। भिड़के दरवाजे को धकेल कर वो दूसरे ही पल अंदर होगी, बिल्कुल तुम्हारे सामने। क्या आज पूछोगे उससे इतनी देर रात तो कहाँ रह जाती है? क्या कुलीन घर की लड़की का यही तौर तरीका है? उससे पूछो सोमनाथ, पूछते क्यों नहीं? वो सोफे पर बैग पटक कर तुम्हारी कुर्सी के बहुत नज़दीक आ गई है, बिल्कुल तुमसे सटकर तुम्हें छूती हुई। एक नए ऊनी शॉल से तुम्हारे पूरे बदन को घेर रही है वो। अब तो पूछो उससे, वो इस तरह तुम्हें हर घड़ी क्यों करती है टॉर्चर? क्या मिल जाता है उसे? पूछो सोमनाथ, पूछते क्यों नहीं? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पूनम सिंह की लिखी हुई कहानी उससे पूछो सोमनाथ। ये कहानी वर्तमान साहित्य में अप्रैल 2002 में प्रकाशित हुई थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।